नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के सतपुली पहुंचे, जहां सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें मुख्यतः सतपुली झील जो कि 56 करोड़ की लागत से बनाई जानी है, उसका शिलान्यास करते हुए क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की गई। जनपद पौड़ी के सतपुली में 56 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जाना है। इस झील के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद यहां पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि आज यहां झील का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही यहां पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी। आज प्रकृति की गोद में इस पौराणिक क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सड़कों में जब आदरणीय महाराज जी और हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वास्तव में इस झील के बनने से, यहां की इन योजनाओं के पूरा होने पर निश्चित रूप से क्षेत्र बिल्कुल बदलने वाला है। और न्यार नदी जिसके बारे में भी महाराज जी बता रहे थे, जो किसी की यार नहीं, वो अब हम सबको जल भी देगी, जीवन भी देगी और इस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम भी करेगी। आज ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है और हम सब लोग जो राज्य के अंदर एक नई शुरुआत हमने की है कि शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से यह भी हमारे लिए उत्तराखंड में बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है कि अब जो यात्रा केवल हमारी यात्रा के समय में होती थी, अब वो यात्रा केवल 6 महीने की, 5 महीने की न होकर अब ये यात्रा भी पूरे वर्ष भर। सीएम पुष्कर सिंह धामी से बीते रोज क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रकाशित मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन किया गया। सीएम धामी ने कहा, हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रकाशित किया गया। इसके लक्ष्य को यह सुनिश्चित करना है कि हर एक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। सभी कार्मिक जिन्होंने इस पुस्तक को बनाने में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की है, मैं आप सभी का आज यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ मुख्य सेवक सदन। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मुझे आज दूसरी बार राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित इस महत्वपूर्ण जो लाभार्थी मार्गदर्शिका है, इसके विमोचन। हल्द्वानी में नगर निगम का चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। जहां एक और ओबीसी सीट होने के बाद बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस सीन से ही गायब दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में आरक्षण के खिलाफ आपत्तियां लगाने की भी होड़ मची हुई है। गुरुवार दोपहर तक नगर निगम में सभासदों और मेयर के लिए 82 आपत्तियां लगाई गई। नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि पार्षदों में 81 और मेयर पद के आरक्षण के खिलाफ 1 आपत्ति दर्ज की गई है। देखिए, अभी मैंने उसकी पत्रावली मंगाई है। अभी हमारी निकाय चुनाव पार्षद के लिए 81 के लगभग और जो हमारा मेयर पद है उसके लिए 1 आपत्ति अब तक प्राप्त हुई है। अभी बाकी पृथक से उसमें जो भी आगे की जानकारी है वो आपको उसके बारे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करके निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेज और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच होगी। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार ने अपना
सख्त रुख जाहिर कर दिया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के लिए भी कहा है। यह कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी, जिसमें कमेटी के जरिए सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। खास बात यह है कि लगातार कई मदरसों की मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायतें मिल रही थी और इसमें कई अवैध गतिविधियों की भी जानकारियां दी जा रही थी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्त गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीजें हैं इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक जिले में एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए, जो है डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी जिसमें सभी विभाग साथ में कार्य करके जो है मदरसों की जांच करेंगे। 1 माह के अंदर जो है इसमें उत्तराखंड सरकार के अधीन विभिन्न विभाग और सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने वाले समारोह और बैठकों के लिए स्थानीय समूहों के उत्पाद खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। रतूड़ी ने जारी आदेश में कहा कि राज्य में अलग अलग विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, महिला कृषक और एकल महिला उद्यमियों द्वारा कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न शासकीय कार्यक्रम, बैठक, समारोह में उपहार देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सभी विभाग कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों, समारोह के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने के बाद नगर निगम मेयर समेत पार्षदों के आरक्षण संबंधी अंतिम सूची जारी होने के बाद पार्षद प्रत्याशियों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के दबाव में पालिका ने मनमर्जी तरीके से आरक्षण की सूची जारी की है। लोगों का आरोप है कई वार्डों में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों को ओबीसी और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया है। रामशिला वार्ड में मानक के अनुसार रामशिला वार्ड में सबसे ज्यादा ओबीसी है, वहां अनुसूचित जाति की सीट भी कर दी और जहां एक भी सामान्य जाति के लोग नहीं वहां सामान्य सीट कर दी गई। वार्डों के आरक्षण में इस तरीके से धांधली की गई है। उन्होंने इस संबंध में अपनी आपत्ति सहायक नगर आयुक्त को दर्ज कराई है। नाम है अमन अंसारी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मेरी वाइफ रामशिला वार्ड की निवर्तमान सभासद ओबीसी आरक्षण में बनी थी 2018 में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामशिला वार्ड में सबसे ज्यादा मानव के अनुसार ओबीसी वहाँ है। जो इन्होंने ओबीसी की बात करी है, आरक्षण की बात करी है, तो ओबीसी सबसे ज्यादा रामशिला वार्ड में है सर। वहाँ कम से कम 556 ओबीसी है और टोटल जो वहाँ वोटर है वो 898 है। 239 सामान्य जाति का है और 100 या 103 वोट वहाँ हमारा एससी समुदाय का है, जिसमें इन्होंने कहा है जहाँ 50 से ज्यादा आरक्षण होगा तो वहाँ ओबीसी सीट करी जाएगी। तो मेरे वहाँ मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरे वहाँ इन्होंने अनुसूचित जाति की सीट कर दी है और जहाँ अनुसूचित जाति की सीट होनी चाहिए थी राजपुरा वार्ड, वहाँ 4 वार्ड बने हैं जिसमें 3 अनुसूचित जाति की सीट कर दी गई है। और एक तो बड़ी ताज्जुब की बात है, जहाँ तल्ला और खोला जहाँ पे एक भी सामान्य जाति का आदमी नहीं है वहाँ इन्होंने सामान्य सीट कर दी गई है। ऐसी रेलापाली में सामान्य सीट कर दी गई है जहाँ एससी इतना बहुबल क्षेत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी धांधली क्यों? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आरक्षण देंगे ओबीसी को और दूसरी तरफ ओबीसी को आरक्षण तो छोड़िए, जो आरक्षण की सीटें हैं वहां भी एससी करने का काम किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है सर। आज मैंने माननीय नगर आयुक्त हमारे ईओ भरत त्रिपाठी जी को मैंने एक आपत्ति वहां दर्ज कराई है अपनी, और अगर मुझे यहाँ से कोई राहत नहीं मिलती है तो मैं इसमें हाईकोर्ट जाने तक का बाध्य होऊंगा सर। शासन स्तर से नगर निगम के वार्डों के आरक्षण के लिए निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिस क्रम में जिला कार्यालय से प्रस्तावित वार्ड आरक्षण के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है
और सर्वसामान्य से या ऐसे ही दिन व्यक्ति जिनको इससे प्रभाव पड़ता है, उनसे आपत्ति और सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके लिए दिनांक 21 तारीख जो हमारी है इस माह की तिथि नियत है, और प्राप्त और आपत्ति और सुझाव है उसमें दिनांक 22 को जिलाधिकारी कार्यालय में गठित समिति के समक्ष आपत्ति और सुझावों की सुनवाई होगी। अनुसार 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित होता है निकाय चुनाव में, और उसी क्रम में प्रस्तावित जो अंतिम अधिसूचना है उसमें 14 महिलाएं हमारी जो है चुन के आएंगी इस बार, और उसका आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना इसमें जारी कर दी गई। देखिए, पूरी तैयारी निगम प्रशासन की ओर से है। इस क्रम में आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से कार्य करे, तो उस क्रम में निगम की टीमें संपूर्ण क्षेत्र में अनधिकृत रूप से जो पोस्टर बैनर लगे हैं उनको हटाने का काम विगत 3 दिन से कर रही है, और भी एक अभियान आगे जारी रहेगा, और जैसे-जैसे इसमें शासन से और उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे उसमें आगे कार्रवाई की। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है, साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई है। उन्होंने म्यूनिसिपल की समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य की प्रमुख प्राथमिकता बताई और साथ ही स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता से कार्य करने की भी बात कही है। नमामि बंसल ने बताया कि उनमें जो भी व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाए, साथ ही जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे नगर निगम को दिन प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। साथ ही निगम के स्तर से समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा, और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा, और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है, उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। चौहान ने कहा कि नगर में सीवर लाइन निर्माण कार्य का क्रेडिट कांग्रेस नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ले रहे हैं। साथ ही कहा, सीवर लाइन के निर्माण के लिए मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था और बीजेपी ने इसे पूरा करके दिखाया। अब कांग्रेस झूठे दावे कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, और जिसको भी जो संगठन हमारा टिकट देगा वो बड़े अच्छे मतों से जीतेगा, और हम आपके विश्वास के साथ कर लें। सारे कार्यकर्ता, सारे संगठन के कार्यकर्ता लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। जो होड़ लेने की आपके विकास कार्यों पर होड़ लेने की जो चल रही है उसमें क्या करना है? वो कह दिया हमने, होड़ तो अब वो छिना झपटी कहीं नगर पालिका कर रही है, कभी और लोग भी कर रहे हैं, तो लोगों की मैंने कहा नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, गुरु जी का शिक्षाविद हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और उनके गरिमा पर कोई इस प्रकार ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन वो कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत करके दी कि मैंने सिविल लाइन शुरू करी और डीएम ने शुरू कर दी, ये उचित जैसा नहीं था। ऐसे हम उनके गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए मैं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है और लगातार बैठकें कर रही है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सारी तैयारियां कर ली है। प्रत्याशी चयन के क्रम में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया है और पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेतागण से रायशुमारी कर संभावित प्रत्याशियों के 3 नाम का पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उन 3 नामों का प्रदेश की चुनाव समिति में विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद जनता के पसंदीदा प्रत्याशी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब प्रत्याशी चयन के क्रम में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और हमारे पर्यवेक्षक वहां पर जा कर के वहां के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उसमें चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हों, जिले के हों, मंडल के हों, उन सब से रायशुमारी करके वहां पर जो भी संभावित उम्मीदवार हैं
3 नामों का पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उन 3 नामों पर प्रदेश की चुनाव समिति में विचार विमर्श किया जाएगा और जो सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जनता का होगा, कार्यकर्ताओं का होगा, उसे पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड से अरविंद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश के समस्त महानगर, नगर निगम, नगर पंचायतों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी लीडरशिप के आधार पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। बताना चाहते हैं, ये नगर निगम का चुनाव है। ये सरकार लोकल सरकार होती है। इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, नाली सफाई है, शहर में पार्क का निर्माण करना है और जो शहर में जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं देखनी है और जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाएं देखनी है। लेकिन आपने देखा होगा उत्तराखंड प्रदेश में पूरे 11 के 11 महानगर जो 2 नए बनाए गए हैं उनको सभी मिला के देखेंगे और अभी तक कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं जिससे लगे कि महानगर सिटी है। हम लोग समाजवादी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में समस्त महानगर के साथ साथ नगर पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो लोकल मुद्दे हैं उन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी तक का देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी लगभग में मतलब चुनावी मैदान में अपने आप को मतलब डाउन पाती है। इस बार की क्या स्थिति रहने वाली? आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी डाउन कभी नहीं थी। अभी देश के अंदर जो 30 नंबर की पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। उत्तराखंड के अंदर हम लोग राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर के आ चुके हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वो हम लोग को पसंद करते हैं। जो हमारी विचारधारा है, आदरणीय नेताजी की विचारधारा है, क्योंकि उत्तराखंड बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और उत्तराखंड का जो मुख्य उद्देश्य था उसका जो आपने देखा होगा कि हम नेताजी 9 जिलों का उत्तराखंड बनाना चाहते थे। उसका मुख्य उद्देश्य था जो पहाड़ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहें। जो आज दोबारा आपने देखा होगा कि तराई की भूमि को लगातार लेकर लड़ाई चल रही है। 58-34 एकड़ भूमि बाजपुर की आ गई, वहाँ खुरपिया फार्म भी आया था। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं नहीं होती। अगर नेताजी के अनुरूप उत्तराखंड बनाया गया होता तो आज उत्तराखंड बहुत सुकून से जी रहा होता। उत्तराखंड बनाने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के लोगों को रोजगार देना, यहाँ की सड़कें अच्छी करना, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर स्थापना की गई सिडकुल की स्थापना करने के बाद पंतनगर की जो हमारी जमीन थी उनको सरकार ये लोगों ने मिलकर अपने लोगों को बेच दी और जो उत्तराखंड में किसी भी स्थायी आदमी को रोजगार नहीं मिला। आज भी उत्तराखंड पूरा अधूरा है। अगर नेताजी की जहां से उत्तराखंड बनाया जाता तो उत्तराखंड की आज दशा और होती। एक अहम सवाल है जी, क्या जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ में पूरा समाजवादी पार्टी ने किया, क्या उत्तराखंड में भी इस बार इंडिया गठबंधन की कुछ झलक देखने को मिलेगी? आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह से 2024 में हमने बहुत मजबूती और ईमानदारी से इस लोकसभा नैनीताल में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और हमने कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद की थी। लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रदेश नेतृत्व का आदेश है, जो नगर निकाय का चुनाव है, ये लोग हम स्वयं लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई और हमारे जिले के प्रभारी श्री अरविंद यादव जी ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंभू प्रसाद पोखरियाल के दिशा निर्देशानुसार हम लोग पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेंगे। काशीपुर से मैंने यानी कि नदीम अख्तर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आवेदन आज किया है और हम लोग पिछले काफी समय से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि काशीपुर जिन समस्याओं को झेल रहा है, जिन मुद्दों से लोग परेशान हैं, उनको सरल और उनको आसान जीवन प्रदान करने के लिए जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, इन सभी मुद्दों को पहल करके हल किया जाएगा और जनता के हित में कार्य किए जाएंगे।
उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूसर्क की ओर से आयोजित चौथे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों और 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने सम्मानित होने वाली महिला वैज्ञानिकों छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारी बेटियां हर एक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। महिला वैज्ञानिक आज हमने कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सेलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनके शोध से समाज को एक नई दिशा मिली है। मेरा नाम श्रेया रौतेला है, मैं कक्षा 10 में हूँ। मैं PM श्री GGIC ज्वालापुर हरिद्वार से हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट किचन का। इसमें हमारा ऐसा है कि अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला गैस खुली छोड़ के भूल जाती है या फिर घर में खेलते समय बच्चे कभी कभी गैस खुली छोड़ के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उस समय हम क्या करें अगर घर में कोई नहीं है तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इन्फॉर्मेशन देता है आर्डिनो को। आर्डिनो वो इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इन्फॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। और आर्डिनो से हमारा इन्फॉर्मेशन LED और बजर पे भी जाता है, जिससे LED जल जाएगी और बजर हमारा आवाज़ करेगा, ताकि अगर घर में कोई है जो कि दूर है उस तक अभी तक उसे पता नहीं चला है कि गैस लीकेज हो रही है, तो उसको कम से कम वो आवाज़ सुन के पता चल जाएगा। इसमें मेरा नाम दृष्टि चौहान है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं खरोली गांव से हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज मदन नेगी है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का टॉपिक है बंदरों से फसल की सुरक्षा। हमारे गांव में जब किसान कुछ मुख्य फसलें लगाते हैं जैसे दाल, सब्जियां, तो उन्हें बंदर अधिकतर नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों द्वारा इन चीज़ों के लिए कई प्रयोग किए गए, जैसे गुलेल द्वारा, करंट लगाने द्वारा, लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। और मैंने जो मॉडल बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है जिससे कि बंदरों से फसल की सुरक्षा भी हो जाए और बंदरों को शारीरिक रूप से हानि भी ना पहुंचे। तो सर, मैंने अपने मॉडल में वाइब्रेटिंग फैंस का प्रयोग किया है और उस पर 4 पोल्स हैं। अगर कोई भी बंदर उस पर बैठेगा तो वाइब्रेटिंग फैंस तेज़ से बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बंदर डर जाएंगे। और मैंने उस पर बजर सिस्टम का प्रयोग भी किया है और उस पोल्स में भी अगर बंदर बैठेंगे तो वो भी तेज़ आवाज़ में बनना शुरू हो जाएगा। और सर, जो हमारे गांव के प्रधान हैं श्री अरविंद सिंह चौहान, उन्होंने ये जो उनका सबसे पास खेत है उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किए ये चीज़ें। तो जितना तक मेरा मानना है कि ये किसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए भी लाभकारी है। सर, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।